नमस्कार दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम जो एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ रहे हैं, उनमें आज जिस टॉपिक से प्रश्न लेके आए हैं वो है रिप्रोडक्शन, जनन, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा में। इससे कई सवाल आपको मिलेंगे। उनमें से कुछ सवालों का संग्रह हमने अपने प्रश्न बैंक में किया है। तो आइए देखते हैं जनन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो जो पहला प्रश्न हमने लिया है वो है, मानव मादा में अंडे का जो निषेचन है वो कहाँ पर होता है। अंडे का जो निषेचन है वो कहाँ पर होता है। ये जो एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इस डायग्राम पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मादा जनन तंत्र के जो महत्वपूर्ण भाग हम देख पा रहे हैं, वो अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भाग ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय या ओवेरी के नाम से जाना जाता है। अंडाशय, अंडाशय जो है इसका मुख्य जो काम है वो है अंडे का निर्माण करना, और एक जोड़ी इनकी संख्या होती है। एक जोड़ी इनकी संख्या होती है। अंडाशय जो है, ओवरी जो है, वो जिस ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं वह ट्यूब कहलाती है फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये दोनों जो अंडाशय है ये दोनों ओर से फेलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसे हम हिंदी में अंडवाहिनी के नाम से भी जानते हैं, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। तो जो मादा में जो निषेचन की बात हो रही है, ये जो निषेचन है ये इस फेलोपियन ट्यूब में होता है। जो नर से जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो वेजाइना से होते हुए इस भाग में पहुंच के यूट्रस से और यहाँ पर अंडवाहिनी के अंदर पहुंच जाता है, और वहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है, जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं कभी अंडवाहिनी ऑप्शन में आता है, कभी गर्भनाल या गर्भनली, कभी अंडनाल के नाम से आता है, और कभी ऑप्शन में फेलोपियन ट्यूब के नाम से पूछा है, फेलोपियन ट्यूब। ये चारों एक ही चीज के नाम है, एक ही संरचना है। तो यहां पर जो अपने प्रश्न बनाया है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अगर अंडवाहिनी आप अपने ऑप्शन में नहीं है तो हमें अंडाशय ठीक करना है। दूसरा, गर्भाशय में तो यहाँ पर भी नहीं होता, योनि मार्ग में यहाँ पर भी नहीं होता। मैंने कुछ नाम बताए हैं आपको, एक ही अंग के नाम है, तो यहाँ पर जो उनमें से नाम आया है वो है फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा डी सही, फेलोपियन नलिका के अंदर निषेचन होता है। आगे हम बात करें तो यूट्रस का क्या काम है। यूट्रस गर्भाशय जहां गर्भ होता है, फेलोपियन ट्यूब जहां निषेचन होता है, ओवेरी जहां अंडे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव नर में शुक्राणु का जो भंडारण है वो किस जनन अंग में होता है। ये जो डायग्राम हम देख पा रहे हैं ये है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो टेस्टिस, जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय होता है और वहीं पर अंडों का निर्माण होता है, उसी प्रकार नर में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं और उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा, तो उसे बोलते हैं शुक्राणु जनन। यहां पर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो यहां बनने का नहीं पूछा, प्रश्न को और ध्यान से देखें। शुक्राणु जो है वो भंडारण या उनका स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो टेस्टिस के पास में ही। ये जो अंग दिखाया जा रहा है एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस जो है इसको अपना अधिवृषण के नाम से जानते हैं। अधिवृषण, वृषण के ऊपर की ओर जो हिस्सा, इसलिए इसको नाम दिया अधिवृषण। तो इस अधिवृषण के अंदर शुक्राणु जो है वो स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। बनते कहां पर है, टेस्टिस में। बाद के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड उन्हें क्षारीय बनाती है, काउपर ग्लैंड जो नली है उसमें उसको चिकना रखती है, और ये होते हुए अगर हम बात करें आगे
पेनिस से होते हुए ये स्पर्म जो है वो बाहर इजेक्ट किए जाते हैं। तो इनका निर्माण कहाँ पे हुआ? टेस्टिस में। निर्माण कहाँ हुआ? टेस्टिस में। स्टोरेज कहाँ हुआ? एपिडिडाइमिस में, अधिवृषण के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो मानव नर में शुक्राणु का जो भंडारण है वो किस जनन अंग में होता है? तो शिश्न में नहीं, बाहरी एजेक्ट होता है, शुक्रवाहिनी से होते हुए जाते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। इसका जो है हम बात करें भंडारण होता है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो होगा एपिडिडाइमिस। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। तो नर युग्मक क्या कहलाएगा? स्पर्म, शुक्राणु। मादा युग्मक जो कहलाएगी अंडाणु। अगर हम कहते हैं एक अंडाणु का एक प्रारूपिक चित्र अपन ने दिया है, जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसे कहते हैं हम नर युग्मक। नर युग्मक। और ये क्या है? मादा युग्मक। और ये जो नर युग्मक और मादा युग्मकों का जो संलयन है यही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक या मादा युग्मक जिस प्रक्रिया से तैयार होते हैं वह कहलाता है युग्मक जनन। क्या कहलाता है? युग्मक जनन। जब नर में ये तैयार होता है तो उसे बोलते हैं शुक्र जनन। और मादा में इसी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन के फलस्वरूप क्या बना? शुक्राणु बना। अंड जनन के फलस्वरूप क्या बना? अंडाणु बना। शुक्र जनन, शुक्राणु, ये जो चित्र देख पा रहे हैं अपन, 3 भाग, ग्रीवा, सिर, मध्य और पूंछ भाग, ये अंडाणु के अंदर ये परत अपन देख पा रहे हैं। तो इस तरह से 2 युग्मक बने। नरजनन तंत्र में वृषण ने नरयुग्मक का निर्माण किया। नरजनन तंत्र में वृषण ने नरयुग्मक का निर्माण किया, जो क्या है? जो है शुक्राणु, स्पर्म। मादाजनन तंत्र में अंडाशय ने अंडाणु का निर्माण किया और इस प्रक्रिया को बोलेंगे अंड जनन। तो यह प्रश्न है अपना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। तो निषेचन, निषेचन नहीं। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन है, संलयन कहलाता है निषेचन। तो ये नहीं है। भ्रूण जनन नहीं है। युग्मक जनन ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से ज्यादातर प्रश्न अपन ने वही लिए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना ज्यादा है। निम्न में से किन जंतुओं में वृषण केवल जनन काल के समय उदर गुहा में आते हैं? अगर हम बात करें टेस्टिस की तो नर के अंदर बात करें, क्योंकि अपन ने जो डायग्राम लिया है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लिया है, नर जनन तंत्र का लिया है। तो नर के अंदर हम बात करें तो जो वृषण है, टेस्टिस है, वो उदर के नीचे, जिसे हम कहते हैं उदर गुहा के अंदर, जो है पेनिस के दोनों साइड के अंदर होते हैं। और कितने होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं। 1 जोड़ी होते हैं। तो नर में जो शरीर है, मेन जो शरीर है, उसके थोड़ा बाहर ये टेस्टिस होते हैं। कारण अपन अगले प्रश्न में देखेंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें बाहर तो होते हैं, लेकिन जब निषेचन होता है या जनन काल आता है उस समय ये उदर गुहा में आ जाते हैं। तो ये कौन कौन से जीव हैं? ये है बिल्ली, बिल्कुल, चूहा, खरगोश, उपरोक्त सभी यहां पर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनधारियों में वृषण कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, जिससे, क्योंकि स्तनी जो है उनके शरीर का जो तापमान है वो अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। और क्योंकि उनको क्या करना है? उनको शुक्र जनन करना है। शुक्र जनन क्या करना है? उनको शुक्र जनन करना है। और किसका निर्माण करना है? शुक्राणु का निर्माण करना है। शुक्र जनन से क्या बनना है? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नरयुग्मक है। शुक्राणु क्या है? नरयुग्मक है। और ये जो शुक्राणु बन रहा है ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है वृषण में। कितना वृषण? 1 जोड़ी है। वृषण कितने हैं? 1 जोड़ी है। तो ये जो वृषण है ये उदर गुहा से बाहर रहेंगे, तो इससे इसका तापमान जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मानव शरीर के तापमान जितना ताप नहीं रहेगा, यानी तापमान कम हो जाएगा। वापस बात करें, स्तनियों में वृषण कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, जिससे वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में तापमान बढ़ जाता है। नहीं,
वृषण कोश में उदर गुहा के तुलना में तापमान घट जाता है, बिल्कुल ठीक। वृषण कोश का तापमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, नहीं। मानव शरीर की तुलना में तापमान जो है वो क्या होगा, कम, कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ऐसी महिला जिसने रजस्राव नियमित रूप से हो रहा था मगर इस बार नहीं हुआ, इसका सर्वाधिक संभव कारण क्या हो सकता है? रेगुलरली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, एमसी है, उस पीरियड में ब्लीडिंग बराबर, रजस्राव बराबर हो रहा है, लेकिन अब की बार जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो सुविकसित कार्पस ल्यूटियम का बने रहना, अंडाणु का निषेचन, रक्तधार में सेक्स हार्मोन का उच्च सांद्रण बने रहना। जब ब्लड के अंदर सांद्रता जो है वो लिंग हार्मोन की बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो है वो ब्लीडिंग जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय की वो इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने जो डायग्राम दिया है, अंडाणु का एक चित्र है। इस अंडाणु के चित्र में मध्य भाग में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस के बाद में अगर हम बात करें, अंदर द्रव्य भरा है जिसे हमने साइटोप्लाज्म के नाम से जाना है, और इस साइटोप्लाज्म के ऊपर जो अपने को ये येलो कलर में दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दो इंपॉर्टेंट परतें हैं यहाँ पर। एक ये जो हिस्सा अपने को येलो कलर से दिख रहा है, यह है जोना पेलुसोडा, और बाहर इससे ऊपर की ओर ये जो दिख रही है कोरोना रेडिएटा, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में जो मादा है वो एक माह में, या एक माह हम उसको टाइम पीरियड को ले सकते हैं, 28 से 29 दिन, इन 28 से 29 डेज का एक पूरा साइकिल होता है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पूरे पीरियड के दौरान ये एक अंडा जो है, एक अंडे का पूरा मैच्योर होता है, 14वें दिन के आसपास अंडे का उत्सर्जन होता है, और जब वो निषेचित नहीं हो पाता तो ये जो है ये बाहर स्खलित कर दिया जाता है ब्लड के साथ में। तो इस प्रकार लगभग पूरे जीवन काल में एक मादा 400 अंडे जो है वो अंडोत्सर्ग करती है, 400 अंडे अंडोत्सर्ग करती है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो रक्तधार में हार्मोन के उच्च सांद्रण के कारण जो महिला जो रजस्राव के समय में ब्लड को नियमित रूप से हो रहा है, लेकिन वो इरेगुलर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से अंड प्रजक जंतु है, अंडे देने वाले जंतु कहलाते हैं अंड प्रजक, और सीधे बच्चे पैदा करने वाले कहलाते हैं जरायुज। तो यहाँ पर पूछा है अंड प्रजक, कुछ जंतुओं के हमने अंड प्रजक के डायग्राम दिए हैं, बिल्कुल ये अंड प्रजक डायग्राम अपने को दिख रहे हैं सबके। आगे बात करें यहाँ अंड प्रजक, ये आप चित्र देखना, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से अंड प्रजक जंतु है। देखो मेंढक, मेंढक अंड प्रजक है क्या? इसमें डायग्राम में अपने को चित्र दिखाई देगा, तो बिल्कुल। छिपकली अंड प्रजक है क्या? बिल्कुल दिखाई देगा। मुर्गी अंड प्रजक है। तो यहाँ पर हम जो आंसर लेंगे वो लेंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? इस प्रश्न का दूसरा स्वरूप के रूप में हम बात करते हैं कि प्रसव हार्मोन किसे कहते हैं। प्रसव में किस हार्मोन की जो भूमिका है वो सर्वाधिक होती है? प्रसव में किस हार्मोन की भूमिका सर्वाधिक होती है? तो इस तरह से ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। यहां पर हमने बात की है किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन, मेलेटोनिन, एल्डिस्टेरोन, उपरोक्त सभी। प्रसव के अंदर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वह हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा साइकिल होता है, पूरा चक्र होता है, उस पूरे चक्र के दौरान माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? कितने दिन की पुटिका प्रावस्था होती है? यहाँ पर हमने चित्र लिया है, पूरा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने समझाने की कोशिश की है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, जिस टाइम में ब्लड लॉस होता है या जो अनिषेचित अंडा है वो बाहर स्खलित किया जाता है, उसके टुकड़े बाहर आते हैं, तो वो जो लगभग टाइम पीरियड है वो है 1 से 5 से 7 दिन, 5 दिन मान सकते हैं। तो वह समय जो है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में हम दे सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करें
पूरे साइकिल की बात करें तो उसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है फॉलिकुलर फेज। ये जो फॉलिकुलर फेज है ये लगभग 12 से 14 दिन तक रहता है, 12 से 14वें दिन तक, और लगभग 14वें दिन के आसपास ये यहाँ पर अगर हम बात करें 1 से 28 दिन की प्रवस्था है, तो यहाँ पर 11वां दिन भी हो सकता है या 12वें दिन से लगाकर 16वें दिन तक ये जो अवस्था है ये कहलाती है अंडोत्सर्ग। यानी ये जो समय है 12वें दिन से 16वें दिन का, ये निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि इस समय में जो हमने अंडाणु देखा था वो शुक्राणु के अगर संपर्क में आए तो सबसे मैच्योर उस समय एग रहता है। तो कौन से दिन की बात चल रही है, ये 12वें से 16वां दिन जो है, 12वें से 16वां दिन जो है उस समय में निषेचन होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। अगला जो टाइम पीरियड है वो फेज आता है ल्यूटियल फेज। इस फेज के अंदर जो लास्ट वाला 14वें दिन से लेके एंड तक का है, तो वो जो है वो हिस्सा आ जाता है, और यहाँ पर जो अंडा है, एग है, वो फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। और अपन बात करें कि 14वें दिन के बाद या 12वें दिन के बाद ही निषेचन की जो संभावना वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अंडा जो है वो अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। यहाँ पर बात कर रहा है ये पुटिका प्रावस्था की, तो जो पुटिका प्रावस्था है वो 10 से 12 दिन की अपनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि है। यहाँ पर कुछ विधियों की बात हो रही है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर्टी और ये सभी। तो पुरुषों के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है? पहला चित्र जो है वो नर जनन तंत्र का अपने को देखने को मिलता है। इसमें हमने शुरुआत में जो डायग्राम की चर्चा की थी, ये हिस्सा है टेस्टिस का, एक जोड़ी होते हैं, ये होता है वृषण, और यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस है जिसे हम शुक्र वाहिनी के नाम से जानते हैं, इस वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, और हमने देखा काट कर या बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु तो बन रहे हैं लेकिन वो शुक्राणु जो है वो आगे पहुंचकर बाहर की ओर इजेक्ट नहीं हो पाते। यह जो विधि है यह कहलाती है वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी विधि जो है, वेस यानी वॉस एफरेंस जो है, इसके नाम पे इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो विधि है ये किस में आती है, ये नर के अंदर जो है वो प्रयोग की जाती है परिवार नियोजन के लिए। तो उस विधि को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। नाम से स्पष्ट हो गया होगा आपको, वृषण से शुक्राणु बन रहे हैं तो वास इफ्रेंस को इसमें काट के इसको बांध दिया जाता है। अगला जो ट्यूबेक्टोमी है, अगर ये आ जाए अपने, ट्यूबेक्टोमी क्या है, जो हमने यहाँ पर वृषण से जो शुक्राणु ले जाने वाला मार्ग है उसको बाधित किया है, वही मार्ग महिला में जो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अंडाशय है, उस अंडाशय को जो ले जा रहे है अंडवाहिनी, यहाँ पर इसको हटाकर इसको बांधा है, बंद किया है। ये जो मार्ग है यहाँ पर बंद किया है। ये बंद किसको किया है, ये फेलोपियन ट्यूब को बंद किया है। तो ये जो ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब, इस ट्यूब से शब्द जो निकला है वो निकला है ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पर इस ट्यूब को क्या किया है, बंद किया है, तो इससे इसका नाम पड़ा है ट्यूबेक्टोमी। तो आपको याद रह जाएगा। आगे अगला जो तीसरा तरीका है ये अस्थाई तरीका है। जो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है ये स्थाई है। इस तीसरे तरीके में हम देख पा रहे हैं एक टी जैसा शेप वाली जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, जिससे जो अंडवाहिनी है या फेलोपियन ट्यूब है उसको इस शेप के कारण ब्लॉक कर दिया है। तो जो एग होते हैं वो आगे आ नहीं पाते, या जो स्पर्म है उनका और एग का जो है मिलना नहीं हो पाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये जो विधि है इसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। टी शेप की जो है वो यूज में ली जाती है इसमें। तो यहां हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न ये था परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि, तो तीनों में से पुरुषों के अंदर केवल वैसेक्टोमी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है?
मादा में द्वितीयक लक्षणों की बात है, वैसोप्रेसिन नहीं है, थायरोट्रोपिन नहीं है, प्रोलेक्टिन नहीं है, एस्ट्रोजन यहां पर आंसर होगा। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन इसी के कारण मादा के अंदर जो स्तन है उनका विकास होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नियमित होती है, शरीर जो त्वचा जो है वो कोमल होती है, बालों की जो है वो कमी रहती है। तो ये सारे जो बहुत सारे और लक्षण आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, मादा के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए एस्ट्रोजन उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? कौन से भाग के अंदर शुक्राणु जो है, ये हम पहले शुरुआत में भी कर चुके हैं कि ये नाम चाहे फेलोपियन ट्यूब दे या इसी को अंडवाहिनी दे, इसी को गर्भनाल दे, ये सब इसी के नाम है। तो यहाँ पर निषेचन कहाँ पे होता है? अल्टीमेट रूप से ये पूछ रहा है, गर्भाशय की ग्रीवा में नहीं होता, डिंबवाहिनी नली में होता है, निचले भाग में, ऊपरी भाग। गर्भाशय में निषेचन नहीं हो रहा, गर्भाशय में गर्भ धारण होता है। तो ये दो ऑप्शन अपने आप हट गए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सही होगा, फेलोपियन ट्यूब। ये जो हिस्सा है ओवरी से निकलने वाला, तो ये फेलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भ्रूण का एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित होने में कितना समय लगता है? अपन बात कर रहे हैं पूर्ण शिशु की, जो 9 माह का समय होता है, और 9 माह में लगभग 270 डेज के आसपास आते हैं। या हम कहें तो एक वीक के अंदर, एक मंथ में 4 से 5 वीक बनते हैं। तो ये जो संख्या बैठेगी ये लगभग 37 से 42 वीक के आसपास बैठेगी। और डेज में अगर हम काउंट करें तो लगभग 270 डेज बैठेगी। और यदि मंथ में काउंट करें, क्योंकि भ्रूण का विकास जो है वो वीक के आधार पर देखा जाता है, अगर हम मंथ में काउंट करें तो ये बैठेगी 9 माह के आसपास। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पास ले लेते हैं प्रश्नों को। कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, का संश्लेषण और स्राव करती है? इसी प्रश्नों में हमने इस प्रश्न को अलग अलग स्वरूपों में देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न हमारे आ चुका है और अपने को इसका अभ्यास करना है। एक बार में माइंड में बिठा लीजिए कि वृषण के अंदर जो सेल्स होती है, जिन्हें हम जानते हैं लेडिग नाम से, वो वृषण हार्मोन एंड्रोजन का स्रावण करती है। और एक प्रमुख एंड्रोजन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानव नर में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण होते हैं। उन एक जोड़ी वृषण में, टेस्टिस में लेडिग सेल्स होती है। ये लेडिग सेल्स जो है वो वृषण हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, और सबसे प्रमुख जो एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये पूरा प्रश्न अपने कंस्ट्रक्ट किया है। इसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नामों के साथ प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, और अपने अपने सभी प्रश्न लिए हैं। वो कोई प्रश्न अपने पास 2-3 जगह शायद हो सकता है रिपीट हो, तो इसको अपने इसी स्वरूप में अपने याद कर लेते हैं, ताकि अगली बार अपने को सिर्फ लेडिग सेल पे चिन्ह लगाना पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहां रखे जाते हैं? तो हमने अभी बात की थी, वृषण के ऊपर जो है अधिवृषण जो हिस्सा है ये वाला, तो अधिवृषण, जिसे हम एपिडाइमिस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न, वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है? वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो वृषण, अभी अपन ने बात की थी, टेस्टोस्टेरोन जो एक एंड्रोजन है उसका वृषण द्वारा स्रावण होता है। वृषण टेस्टिस मनुष्य में पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जनन अंग है, और एक जोड़ी संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन जो है, ये वापस अभी अपन ने बात की थी, इस प्रश्न को आप देख लें। अब की बार, अब प्रश्न जो आंसर था उसको दिया है, लेडिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और निष्कासित होता है। वापस वही चीज, कौन सा हार्मोन लेडिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और निष्कासित होता है? तो यहां पर एल्डोस्टेरोन नहीं है, एस्ट्रोजन मादा में है, पुटिका नहीं है। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा एंड्रोजन। तो हमारा आंसर होगा यहां पर ए।
केवल नर में मिलने वाली ग्रंथि है, केवल नर में नरजनन तंत्र का चित्र है। इसमें ये काउपर ग्लैंड दिखाई दे रही है, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का काम होता है श्लेष्मा का स्राव करके ये जो मार्ग है, वाहिनी का जो मार्ग है, इसको श्लेष्मा बनाए रखना, इसको चिकना रखना। ये कौन सी ग्रंथि का काम है? काउपर ग्रंथि का काम है। ये सिर्फ किस में पाई जाती है? नर में। फिर इसके आगे यहां पर दिखाई दे रहा है अपने को प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है अम्लीय जो शुक्राणु या द्रव आ रहा है, प्रोस्टेट का जो स्राव है वो क्या करता है? वो क्षारीय होता है। तो उस द्रव को ये क्या बनाती है? क्षारीय बना देती है। इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। तो ये दो ग्रंथियां कौन कौन सी? काउपर और प्रोस्टेट केवल नर में मिलती है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि 1 व 3 दोनों। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा डी। मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर शुक्र जनन जो है वो 15 से 18 वर्ष की आयु के बाद चालू हो जाता है। 1-2 वर्ष का हर जगह थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से जो शुक्राणु बनते हैं उनकी संख्या, स्पर्मेटोसाइट से जो शुक्राणु बनते हैं उनकी संख्या 4 होती है। की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न, भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूणीय विकास जो है वो पहले तो अंडाणु और शुक्राणु का क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। और क्या बन रहा है? युग्मनज बन रहा है। क्या बन रहा है? युग्मनज। जो संलयन है उसे हम कह रहे हैं निषेचन। थोड़ा प्रश्नों को फास्ट ले रहे हैं हम। इस युग्मनज के लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद ये जो है एक शिशु, अपना बात जो प्रश्न कर रहे हैं कि भ्रूणीय विकास एक शिशु में क्या होना है, तो उसका भ्रूण का अंग निर्धारण हो जाते हैं और लगभग भ्रूणीय विकास हो जाता है। लेकिन पूर्ण शिशु तो 270 डेज अपन प्रश्न देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो डेज बनेंगे वो लगभग 10 सप्ताह बन जाएंगे अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह की अवधि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडाशय से स्रावित हार्मोन से संबंधित असत्य कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई भी भाग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हार्मोन दिया है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये अंडाशय में जो ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं उससे निकलता है, पुट्टिकाओं से निकलता है। मादा में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, मासिक चक्र प्रारंभ करता है, स्तनों का विकास करता है। बिल्कुल बिल्कुल सारे कथन इनमें से सही है। कोई भी जो फेज है वो गलत नहीं है। कई बार अपन एक फेज पढ़ के उसको सारे को सही मान लेते हैं। आजकल जो परीक्षाएं हैं उनमें फेजेस के रूप में प्रश्न आ रहे हैं, यानी एक पंक्ति एक ऑप्शन के अंदर ही 2-3 ऑप्शन डाले हुए रहते हैं। हम उनमें से एक की जानकारी होती है, उसको एक को सही मानकर हम उसको सही कर लेते हैं। तो अपने उसको पूरा पढ़े आप। अगला, प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन अंडाशय का कार्पस ल्यूटियम, हमने जो अभी अंडाशय का डायग्राम देखा था उसमें कार्पस ल्यूटियम जो बाहरी भाग था उससे स्रावित होता है। यह मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए आवश्यक होता है, गर्भधारण हेतु आवश्यक होता है। बिल्कुल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रसव हार्मोन अपने ये प्रश्न भी देख चुके हैं, तो इसके भी सारे फेजेज अपने सही है। एक और इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसे प्यार के हार्मोन से के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में जब दुग्धपान कराते हैं तो ऑक्सीटोसिन के कारण एक विशेष स्नेह जो है वो आता है, तो इसलिए इस हार्मोन को और जो प्यार के हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और सेक्स के समय, प्रसव के समय, स्तनपान के दौरान इसका श्रावण होता है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही है और इसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न अपने तैयार हो रहे हैं। रक्त बहाव जो है वो किसकी कमी से बढ़ जाता है या होता है? तो यहाँ पर महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इसकी जब कमी हो जाती है तो रक्तस्राव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है?
प्लेसेंटा जो है भ्रूण को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, पोषक चीजें जो है उपलब्ध कराता है, ठीक बात है, ओके। एस्ट्रोजन का स्राव करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन HCG इन सब का स्रावण करता है। भ्रूण में कार्बन डाइऑक्साइड और व्यर्थ पदार्थों को अगर पोषक दे रहा है तो बाहर भी निकालता है, ये भी बात ठीक है। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्रावण करता है, ये बात गलत है, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली लेडिक कोशिकाओं में किसका स्रावण होता है? लेडिक जो कोशिकाएं हैं मानव शरीर में, उनमें से किसका स्रावण होता है? लेडिक में जो यहाँ एंड्रोजन है, लेडिक में मानव शरीर में पाई जाने वाली लेडिक कोशिकाओं में किसका स्रावण होता है? प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, आंत्रश्लेष्मा नहीं होगा, ग्लूकेगॉन, एंड्रोजन। क्या होगा? एंड्रोजन का स्रावण होता है। ये हमने प्रश्न अलग अलग स्वरूप में मैंने कहा था आपको आएगा। अगला प्रश्न, मानव में निषेचन के दौरान क्या होता है जब कई शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचते हैं? अगर हम बात करें, न्यूक्लियस है और ये अंडाणु है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक अंडा जो है वो मैच्योर होगा, और अगर एक साइकिल के दौरान वो निषेचित नहीं हुआ तो उसका अंडोत्सर्ग या वो टूट फूट के बाहर निकल जाएगा। और शुक्राणु जो है वो बहुत सारे सीमन के अंदर होते हैं और ये अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है, मानव में निषेचन के दौरान क्या होता है जब कई शुक्राणु अंडाणु के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं? पहला, केवल 2 शुक्राणु हैं अंडाणु के पास जो ना पेलुसुडा को भेजते हैं, नहीं, बात गलत है। इनमें से, इन सभी में से जीवन की रेस एक ही अंडा जीतेगा। एक शुक्राणु एक्रोसोम के स्रावण की सहायता से, ये जब हम बात कर रहे हैं शुक्राणु की, ये इसका ग्रीवा वाला मध्य भाग है, ये इसकी टेल वाला भाग है और ये इसका सिर है। इस हेड के ऊपर जो होता है इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। दोस्तों, गाय का अगर हम अंडा है वो भैंस के शुक्राणु स्पर्म के साथ निषेचन नहीं कर पाता, या एक अलग जीव दूसरे जीव के अगर शुक्राणु और उनका अंडाणु अलग अलग है तो वो निषेचित नहीं हो पाते, जिसका एक बड़ा रीजन है कि एक्रोसोम विशिष्टता होती है। एक्रोसोम विशिष्टता होती है, जीव का जो एक्रोसोम है वो पहचान करता है उसी जीव के अंडाणु की और उसी को निषेचित कर पाता है। तो ये जो एक्रोसोम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो शुक्राणु के सिर के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। और ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु जो है अंडाणु का जो पोर्शन है जिसे हमने कहा जोना पेलुसोडा, जो पोर्शन है जोना पेलिसेडा, यहां पर ये शुक्राणु जो स्पर्म है ये प्रवेश कर लेता है और केवल एक ही स्पर्म जो है ये काम कर पाता है और वह जो है निषेचन होता है। तो यहां प्रश्न जो अपना है, एक शुक्राणु एक्रोसोम के स्रावण की सहायता से जोना पेलुसिडा द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है, ये बात पूरी ठीक है। अगला देखते हैं, अंडाणु के समीप एक को छोड़कर सभी शुक्राणु अपने एक पूंछ खो देते हैं। पूंछ तो खो देंगे बाद में, लेकिन कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं एक को छोड़कर सभी शुक्राणुओं को रोकती है, ठीक है। तो यहां पर जो जब कई शुक्राणु अंडाणु के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं, जो सही कथन है वो ये है, एक्रोसोम के स्रावण की सहायता से जोना पेलुसिडा द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर केवल एक शुक्राणु अंदर एंट्री लेता है थ्रू एक्रोसोम एंड जोना पेलुसिडा। अगला प्रश्न, टेडपोल का मेंढक के रूप में विकसित होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है कायांतरण। क्या कहलाता है? कायान, रूपांतरण नहीं, मकूलन नहीं, अपना ऑप्शन होगा सी, ये कहलाता है कायांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्य निषेचन किन में पाया जाता है? मेंढक, स्टारफिश, मछली या सभी? तो सभी, इन सभी के अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है। निषेचन 2 प्रकार के, यदि शरीर के अंदर निषेचन होता है, शरीर के अंदर जैसा मनुष्य में होता है अंडवाहिनी में, तो उसे कहते हैं अंतः निषेचन, अंतः निषेचन। यदि निषेचन जो है वो शरीर के बाहर होता है तो वह कहलाता है बाह्य निषेचन, जैसा इन जीवों के अंदर अपने को देखने को मिलता है।
बाह्य निषेचन। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे पहले परखनली शिशु का नाम, जो प्रथम परखनली शिशु बनी उसका नाम था लुईस ब्राउन। तो यहां पर हमारा आंसर जाएगा ए, विश्व का पहला परखनली शिशु। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला परखनली शिशु का नाम रखा गया था दुर्गा। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, विश्व का पहला और इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। अगला प्रश्न, शुक्राणु या अंडाणु क्या होते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु जो हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय होते हैं। शुक्राणु को नर युग्मक, अंडाणु को मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन जो है वो इयान विल्मट ने बनाया, स्कॉटलैंड में बनाया। संस्था का नाम था रोसलिन, संस्था का नाम था रोसलिन संस्था। जुलाई 1996, 1996 कहाँ बनाया? स्कॉटलैंड में रोसलिन संस्था ने बनाया। तो इसका नाम जो रखा गया, एक भेड़ थी, भेड़ जानवर कौन सा था? भेड़, और उसका नाम रखा गया था डॉली। भेड़ का नाम क्या रखा गया था? डॉली। अगला प्रश्न, जो क्लोन है, वो जो क्लोन शब्द है इसका हम अर्थ निकाले तो एक हम कह सकते हैं, इसका अर्थ तो वैसे होता है शाखा, लेकिन हम जो तात्पर्य लगाते हैं वो लगाते हैं प्रतिकृति से, फोटोकॉपी। और हूबहू जीव पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है क्लोनिंग। सबसे पहले किस जीव का तैयार किया गया? क्लोन भेड़ का। पौधे का जनन भाग है, तो पौधे का जनन भाग है पुष्प। पौधे का जनन भाग क्या है? पुष्प है, फ्लावर है। जनन भाग में हम बात करें पौधे की तो यहां पर रंगीन भाग दल और बाहर की ओर दलपुंज होते हैं। ये जो बाहर की ओर भूरे रंग का भाग है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। रंगीन भाग कहलाता है दलपुंज। ये जो नर भाग है ये कहलाता है पुंकेसर या पुमंग। यहां जो है हिस्सा ये कहलाता है वर्तिका। ऊपरी वाला हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र। यहाँ अंडाशय बीजांड स्थित। ये जो पादप का भाग है ये मादा भाग है, ये भाग है ये नर भाग है। ये जो दोनों दलपुंज और बाह्य दलपुंज है ये पादप के आवश्यक चक्र हैं। अगर केवल ये स्थित हो तो उसको कहेंगे नर पुष्प, केवल ये वाला हिस्सा हो तो उसको कहेंगे मादा पुष्प। ये पुंकेसर जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पे। यह क्रिया कहलाती है परागण। परागण अगर स्वयं होता है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। यदि कृत्रिम परिस्थितियों से दूसरे के द्वारा कराया जाता है तो उसे कहते हैं पर परागण। तो ये पुष्पीय पादपों में अगर हम जनन की बात करें तो 4 चक्र उसमें होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 रंगीन भाग दलपुंज, नंबर 3 उमंग पुंकेसर, नंबर 4 मादा में। तो ये पूरा एक पुष्प के 4 चक्र ये भाग बनाते हैं। तो जो जनन का काम है वो इन 2 नर और मादा भागों से होता है। और वो कहां पर होता है? तो फ्लावर के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्तव चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं, कि जिम्मेदार हार्मोन कहाँ उत्पन्न होते हैं? केवल गर्भाशय में, केवल अंडाशय? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा था तब बिल्कुल नया था ये। केवल गर्भाशय में, केवल अंडाशय में, अंडाशय और अग्रपीयूष, गर्भाशय और अग्रपीयूष पर। नंबर 1 बात तो अंडाशय का रोल आएगा। साइकिल के लिए जो हार्मोन्स है वो अंडाशय देगा। अंडाशय किस किस में है? बी में है और सी में है। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो वो सब अग्रपीयूष के अंडर में होते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर सी सही होगा, अंडाशय और अग्रपीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन का संश्लेषण और श्रावण करती है? हम इस प्रश्न का स्वरूप मैंने कहा था उस समय जब ये लिया था, वृषण हार्मोन, एंड्रोजन और कौन सी सेल्स, लेडिक सेल्स। ये प्रश्न आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, अलग अलग एग्जामों में शब्द बदल बदल के इसको बहुत बार पूछा है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बार बार आपको तैयार करा रहा हूँ। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में, जिसे हम एपी, ये रिपीट हो गया प्रश्न, एपिडिडाइमिस में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न, वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। अगर हम शुरुआत में चीजों को समझ ले तो अगले प्रश्न में आसान लगने लग जाएंगे। कौन सा हार्मोन लेडिक सेल्स द्वारा स्रावित होता है, निष्कासित होता है? तो वापस एंड्रोजन। अब की बार उत्तर को प्रश्न बनाया है। अगला प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। पुंकेसर इसमें पराग कोश होते हैं, पराग कोशों में स्थित होते हैं परागकण। परागकण की विधि अपन ने बात की, स्वपरागण और परपरागण। ये परागकण जो हैं जिस तरीके से कहाँ पहुंचाए जाते हैं, वर्तिकाग्र पर के आधार पे ये दो प्रकार हैं। तो वर्तिकाग्र मादा भाग हो गया, वर्तिका मादा भाग हो गया, अंडप मादा भाग हो गया। अपना आंसर हुआ पुंकेसर। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु निर्माण का जो सही क्रम है वो बताइए। पहली बात, शुक्राणु निर्माण हो रहा है तो एंड में क्या आएगा? शुक्राणु। एंड में शुक्राणु पहला तो कहां पर मिल रहा है? शुक्राणु, शुक्राणु जिसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ नंबर 1 और नंबर लास्ट में मिल रहा है। तो या तो ऑप्शन ए सही होगा और या ऑप्शन डी सही होगा, पहली चीज। अब आगे इस प्रश्न को अपन ले जाएं तो जो शुक्राणु में सबसे पहले शुक्र जनन में जो बनता है वो बनता है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया की शुरुआत कौन से प्रश्न शुरू, कौन सा ऑप्शन शुरू कर रहा है? स्पर्मेटिड। तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो अपने आप अपना डी हो जाएगा। लेकिन अपन प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। तो यहां हमारा आंसर जो होगा वो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो प्लेसेंटा का नहीं है? प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। यहाँ प्रश्न, प्रसव के समय ऑक्सीजन का स्रावण करना ये उसका काम नहीं है। मानव में निषेचन के दौरान क्या होता है? जब ये नजदीक पहुंचते हैं, ये भी रिपीट हो गया है, एक शुक्राणु दोना पेलुसिडा को भेदता है। मानव के नर में जो शुक्रिय द्रव है, शुक्रिय द्रव है, उनमें किन दो की भरपूर मात्रा होती है? ये प्रश्न एक बार तो फ्रक्टोज के नाम से पूछा है, और एक बार कैल्शियम के नाम से पूछा है, और एक बार दोनों के नाम से पूछा है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। किसकी बात हो रही है? शुक्रिय द्रव की, जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। उनमें क्या अधिकता होती है? या एक, इस प्रश्न को इस रूप में पूछा है, इनमें से किसकी कमी होगी तो शुक्रिय द्रव जो है वो प्रभावी नहीं होगा? तो उसमें फ्रक्टोज भी आंसर गया है। तो हमारा यहाँ आंसर होगा डी। दो चीजें चाहिए, फ्रक्टोज और दूसरा कैल्शियम। अगला प्रश्न, पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से निकले संकेतों से अंततः प्रसव हो जाता है, इसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर एक बात, ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता तो होगी, ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता तो होगी। अब ऑक्सीटोसिन मादा का पीयूष, ऑक्सीटोसिन गर्भ का, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो यहां पर गर्भ का पीयूष कुछ नहीं, अपने को करना है ऑक्सीटोसिन की और मादा के पीयूष की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ऐसी महिला में जिसमें रजस्राव नियमित रूप से हो रहा है मगर इस बार नहीं हुआ, इसका सर्वाधिक संभव कारण क्या हो सकता है? सुविकसित कार्पियम ल्यूटियम बने रहना नहीं, अधिवृद्धि हुए एंड्रोमेटियम अस्तर का बने रहना नहीं, रक्त धारा में सेक्स हार्मोन का जो उच्च सांद्रण बने रहना, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रजो धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? स्त्री में रजो निवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। ठीक बात है, ओके। रजो धर्म के आरंभ होने को रजो दर्शन कहते हैं, ये भी ठीक है।
सामान्य रजो प्रश्न पूछा है, इसमें गलत कथन पूछा है, तो दो ठीक है। सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है, ये भी ठीक है। तो रज द्रव का आसानी से थक्का बन जाता, नहीं आसानी से थक्का नहीं बनता, तो यहां पर हमारा आंसर होगा वो डी होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि रजोधर्म जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, उसमें गलत कथन कौन सा है? तो ये जो रज द्रव जो है उसका आसानी से थक्का बन जाता है, ये गलत कथन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं। तो नीला कुरंजी जो पौधा है उसमें 12 साल में एक ही बार पुष्प खिलता है, और एक ही बार इसका मतलब उस समय में जनन हो पाएगा। अगला प्रश्न, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में जब युग्मक बनता है तो उस समय में निषेचन होता है। युग्मक बनते समय नहीं, या निषेचन के समय आएगा आंसर, युग्मक बनते समय नहीं, निषेचन के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा भाग जो है वो अगणित होता है? ये 2-3 बार ऐसे प्रश्न आ गए हैं, 2-3 बार ऐसे प्रश्न आ गए हैं, तो हमने भी उसको स्थान दिया है कि कौन सा पौधे का भाग अगुणित है और कौन सा द्विगुणित है। 2-3 प्रश्न अपन ने लिए हैं दोनों। अपने को अगुणित अगर हम याद कर ले या द्विगुणित याद कर ले तो दूसरा पोर्शन अपने आप अपना तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पराग जो है, जिसे हम पराग कण कहते हैं, वो भाग अगुणित है। अंडाशय जो भाग है वो द्विगुणित है। युग्मनज जो भाग है वो द्विगुणित है। परागकोश जो भाग है वो भी द्विगुणित या अगुणित नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा वो होगा पराग। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पैटर्न का अगला प्रश्न है, कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? द्विगुणित नहीं है, कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो युग्मनज, युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। नर युग्मक, नर युग्मक क्या है? अगुणित है। एक ही है ना, नर और मादा जब मिल जाएगा तब द्विगुणित हो जाएगा। अंडाशय क्या है? द्विगुणित है। परागकोश क्या है? द्विगुणित है। तो यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा अगुणित बी, नरयुग्मक जो है वो द्विगुणित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में जो है वो पुष्पन करता है? पूरे जीवन काल के दौरान एक ही बार पुष्पन करता है। लीची, आम, जामुन, बांस जो है, बांस ऐसा पौधा है जो जीवन काल में, बांस एक्चुअल में कई पौधों के उसी प्रकार के पौधों के समूह का नाम है बांस, तो वो जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करता है। जलकुंभी जो है वो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में, लगभग है यहाँ लगभग शब्द आना चाहिए, लगभग 8 माह के अंदर जलकुंभी इतनी तेजी से वृद्धि करती है और पूरे जल की जो ऑक्सीजन है वो भी सोखती है। तो इसलिए जितनी ऑक्सीजन लेगी उतनी तेजी से वृद्धि करेगी, और इस तेजी से वृद्धि करने के कारण ये जो जल है उससे ऑक्सीजन ले लेती है, और इसके कारण जो जलीय जीव है वो मरने लगते हैं, क्योंकि मछलियों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जल की जो ऑक्सीजन है वो सारी जलकुंभी ले लेती है। ये सबसे पहले पौधा जो है भारत में बंगाल में लाया गया था। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में जनन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है और अमीबियम भी होता है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न थोड़ा फास्ट ले रहे हैं हम। गेहूं षटगुणित होता है, 6n होता है, जिसमें कुल गुणसूत्र 42 होते हैं। तो यहाँ पर इसके युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे? तो n बराबर 42/6, तो n का मान आएगा 7, और 7 यहाँ पर ए ऑप्शन में है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, छठ गुणित है इसलिए इसको हमने कहा 6n का मान कितना है? 42 है। तो अगुणित अवस्था में क्या मान रहेगा? तो हमने 6 का भाग 42 में लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, किस में बनता है? तो ये पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा जनन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन जो है वो खींच लेता है? आपने बात की थी अभी, ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींचने वाला कौन? जलकुंभी, जिसके कारण जो जलीय जीव हैं वो मर जाते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ए, जल की ऑक्सीजन को ये खींच लेता है।
अगला प्रश्न, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? अभी हमने बात की थी, जलकुंभी को सबसे पहले कहाँ लाया गया था? बंगाल में। सुंदर दिखने के लिए पुष्प अच्छे हों, अफ्रीकन कंट्रीज का पौधा है मूल रूप से, और इसे कहाँ लाया गया था? इसे बंगाल में लाया गया था। और जब ये तेजी से ग्रो करने लगा तो वहां पे मछलियां जो है वो मरने लगी, जलीय जीवों को नुकसान होने लगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। किसको? जलकुंभी को। 8 महीने में लगभग 65,000 गन्ना, गुलाब, अंगूर, इन पौधों में किस जनन विधि का उपयोग होता है? तो कायिक विधि से इनमें जनन किया जाता है। जनन की 3 विधियां, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। बहुत आसान प्रश्न है। स्त्रियों में अंडाशय कितना? तो 1 जोड़ी। और जब 1 जोड़ी की बात कही तो संख्या बन जाती है 2। बस सिर्फ कंफ्यूजन से ही कोई गलत कर सकता है। यहाँ जोड़ी नहीं दिया, अगर संख्या दी है तो आंसर जाएगा 2, क्योंकि विज्ञान में बहुत सारे अंगों को जोड़ी से रिप्रेजेंट किया गया। नेत्र कितनी जोड़ी? 1 जोड़ी। वृषण कितना? 1 जोड़ी, है ना? तो ये अंडाशय कितना? 1 जोड़ी। वृक्क कितना? 1 जोड़ी। तो वहां पर शब्द 2 न कह के जोड़े में, पेयर में बोला जाता है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विखंडन द्वारा जनन स्पाइरो गायरा के अंदर होता है। विखंडन द्वारा जनन स्पाइरो गायरा में होता है। काफी समय हो गया तो अपन थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। कोनिडिया द्वारा जनन पेनिसिलियम में होता है। मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और अंतः जनन होता है। कहाँ होता है? तो अंड वाहिनी में होता है। अंड वाहिनी कहाँ? तो मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर में अंदर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कायिक प्रवर्ध के लिए प्रयोग किए जाने वाले भागों में असुमेलित क्या है? पत्तियों का किनारे से ब्रायोफिल्मम पत्थर चट्टा जो है, उसमें पत्तियों के किनारे से प्रवर्ध निकलते हैं। आलू के अंदर आंख निकलती है, बिल्कुल। जड़ जो है वो अदरक में प्रकंद है, तो वहां से जनन होता है। तो ये तीनों तो ठीक है। हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर होगा, हमारा जो आंसर है यहाँ पर होगा तना। यहाँ आंसर तना होगा। ये ब्रायोफिल्म आंख से, ये जड़ से, ये सही है, लेकिन आंसर क्योंकि यहाँ पर पूछा है असुमेलित, है ना, असुमेलित पूछा है, तो हमारा आंसर होगा तना अंगूर। किसी पुष्प का नर जननांग है, नर जननांग है, तो हमने बात की बाह्यदल बाहरी भाग है, दल रंगीन भाग है, पुंकेसर और अंडप। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पुंकेसर। हमने चित्र भी देख लिया अभी और इस प्रश्न को पढ़ने करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, हाथी द्वारा परागण किस पुष्प में होता है? नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और रेफ्लिशिया एक पौधा है जिसमें, क्योंकि ये जलीय जीव है, रेफ्लिशिया जलीय पौधा है, और हाथी जो है वो इसमें परागण कराता है। तो हाथी से परागण किस पुष्प में होता है? तो रेफ्लिशिया के अंदर हाथी से परागण होता है। निम्न में से असत्य बताइए। फल अंडाशय से बनता है, एक बात है, सही है। फल जो है वो अंडाशय से विकसित होता है। बीज बीजांड से बनता है, ये भी ठीक है। ये प्रश्न अलग अलग रूप में आ चुका है। अंडाशय किस भाग से विकसित होता है? ये तो बहुत परीक्षाओं में पूछा है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा है। और हमें जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो क्या पहले पूछा जा चुका है, ये तो सबसे पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि साइंस में ज्यादातर वे प्रश्न रिपीट होते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट मिलते हैं, और जो नए प्रश्न आते हैं गाइड्स में वो बाद में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो आप ये हमेशा तैयार करके जाएं। और हम जब टॉपिक लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, तो हम जरूर रूप से जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी हमेशा शामिल करते हैं। फल जो है वो अंडाशय से बनता है, बीज बीजांड से बनता है, सेब जो है वो पुष्पासन से बनती है, सभी प्रश्न पूछे गए भाई। तो यहाँ पुंकेसर निषेचन के बाद में फल भित्ति में परिवर्तित हो जाता है, पुंकेसर तो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर असत्य क्या है? तो यहाँ पर असत्य है डी। डी जो है वो असत्य है। फल और उसका खाने वाला योग्य भाग बताइए। तो नारियल का भ्रूण और भ्रूणपोष खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, अंदर का भाग खाया जाता है। पपीता जो है उसकी मध्य फल भित्ति, ऊपरी जो बाह्य फल भित्ति उसको छोड़ के, बीज छोड़ के मध्य फल भित्ति खाते हैं, ठीक बात है। सेब के बीज नहीं खाते भाई, तो यहाँ पर ये जो है गलत है। नींबू में अंत फल भित्ति के रसदार रोम खाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा सी। तो दोस्तों हमने लगभग जो इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस थे वो सारे हमने लेने की कोशिश की है। एक अच्छा टॉपिक अपने बनाया है जनन का, एग्जाम में आए हुए, और सभी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न ले लिए हैं, ताकि आपको बुक्स में से अलग अलग मैटर, क्लिष्ट नामों के मैटर आपको याद नहीं करने पड़े। तो जल्द ही हम हमारा अगला टॉपिक लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।